29 मई को एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी सांस हर किसी की आंखों में नमी छोड़ गई है। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला सिर्फ सिंगर ही नहीं थे बल्कि कांग्रेस के नेता भी थे, जिसके वजह से और भी ज़्यादा कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे ही कई सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और कई सवालों के बारे में पता लगाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता नवीन दुबे जी। तो इनसे हम आगे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। सबसे पहले तो नमस्कार सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, वीटी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर स्थितियां बड़ी सेंसिटिव हैं और वहाँ सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरीके से भगवंत मान सरकार ने सडनली एक फैसला ले लिया और सारे लोगों की सुरक्षा कम करने का काम जो किया है, निश्चित तौर पर उस पर अगर देखा जाए तो वहाँ के गैंगस्टर और उन सब के हौसले बुलंद हुए हैं। पहले इस चीज़ की समीक्षा होनी चाहिए थी। समीक्षा होने के बाद में फिर आप उन लोगों से जिनको सुरक्षा मिली हुई है उनसे पूछते कि आप कितनी सुरक्षा कट कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बेटर डिसीजन होता और इस तरीके की घटनाएं नहीं हो पाती। पंजाब के अंदर ऑलरेडी आप देखें तो ड्रग्स का एक बड़ा गैंग चल रहा है, बड़ा नेटवर्क है वहाँ पर, उसको ध्वस्त करना एक बड़ी चुनौती है वहाँ की सरकार के लिए। दूसरा, वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं यदा कदा। ऑलरेडी खालिस्तानी कमान ये एक अलग सवाल है, इस पर तो हम बाद में जाएंगे। पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि आखिर किसके पीछे की क्या वजह रही है। मतलब दिन दहाड़े एक जाना माना चेहरा का मौत हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है और पंजाब पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। उसके पास कोई जवाब नहीं है, प्रॉपर रीजंस नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला के समेत 424 लोगों वीआईपी लोगों की सुरक्षा घटा दी गई थी। इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, पूरी सुरक्षा तो नहीं हटाई थी, 2 कमांडो उनको मिले हुए थे। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ जो जिस तरीके की गैंगवार चल रही है, वहाँ कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें अलग अलग हैं। ऐसे आरोप भी लग रहे हैं सिद्धू के ऊपर कि उन्होंने कोई सिमरनजीत बुद्धा करके ग्रुप है जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। कहा जाता है कि सिद्धू उनके समर्थक थे, उनके सपोर्टर थे, शायद उनके साथ जुड़े रहे, ऐसा आरोप लगा है। और उसी के चलते दूसरे गैंग ने इनकी हत्या को अंजाम दिया है। इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं जो मीडिया में चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर थे, एक युवा सिंगर थे, अच्छे व्यक्ति वो रहे हैं और इस तरीके से असमय हत्या हो जाना, उनकी अकारण मृत्यु हो जाना, ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब तक हर जगह अराजकता का वातावरण है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और इस तरीके की चीज़ों की चूड़ियाँ कसने की, प्रशासन को दुरुस्त करने की, चुस्त करने की, वीआईपीज ही नहीं आम जनता की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की होती है और उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए ताकि आम लोग और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, खासकर विपक्ष के लोग जो हों, उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो सर, अभी जो ये घटना घट चुकी है ऑलरेडी, अभी 3-4 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे गैंगस्टर्स का मामला है। और गैंगस्टर वहाँ पे जो शराब चेन है, जो शराब का सप्लाई चेन है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पे, उस पर अपना कंट्रोल चाहते थे। तो सिद्धू मूसेवाला का शराब चेन से क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए, ऐसा होता है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने जो गाए हैं पंजाब की भाषा में, पंजाबी लैंग्वेज में, उसके साथ साथ उनका एक अपना कैरेक्टर रहा है, अपनी एक सराउंडिंग्स रही हैं, अपने एक दोस्त रहे हैं, अपना एक सर्कल रहा है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनके सर्कल का कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो कहीं ना कहीं किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था और उसको लेकर जब आपके कोई सर्कल के ऐसे लोग होते हैं तो निश्चित तौर पर उसके छींटे आपके ऊपर भी आते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर कोई ग्रुप रंजिश मान के बैठा है और जिसमें जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, अलग अलग गैंग्स के नाम आ रहे हैं, तो अभी पुलिस को बहुत सारा काम इसके ऊपर करना है। मुझे लगता है पुलिस जब इस पर काम करेगी तो काफ़ी क्लियर पिक्चर सामने आएगी। आपका क्या मानना है कि अपनों से ही साजिश की बू आ रही है?
आसपास के जो लोग दोस्त हैं, क्योंकि उस जब ये हादसा हुआ, ये घटना हुई जिस वक्त में, उसके 2 दोस्त उस वक्त मौजूद थे। आप कह रहे हैं कि पूरी सुरक्षा नहीं हटाई गई थी, कुछ सुरक्षा थी, तो वो सुरक्षा कहाँ थे? मैं आपको बता उस दूं, वक्त उसके साथ क्यों नहीं थे? वो सुरक्षा वो लेकर नहीं निकले थे अपने साथ। जब वो थार गाड़ी में घर से निकले हैं, ऐसा बताया गया है, मैंने जो मीडिया में जानकारी हासिल की है। तो वो जब निकले हैं तो उनके साथ में सुरक्षा के जो कमांडोज उनके 2 थे वो नहीं थे, उनके अपने पर्सनल फ्रेंड्स वगैरह थे जिनके साथ वो निकले थे। और उसके बाद इस घटना घटित हुई है। निश्चित तौर पर पुलिस को अभी इस पर बहुत सारा काम करना है और मैं समझता हूं कि अगले 2-3 दिन के अंदर पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। जिस तरीके का बयान पंजाब के पुलिस महानिदेशक का आया है, और निश्चित तौर पर पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है कि इसमें एक न्यूट्रल और निष्पक्ष कार्रवाई करके दोषियों को दंडित करें और आगे एक ऐसी मिसाल कायम हो कि कम से कम ये हत्या, अराजकता, गुंडागर्दी और ड्रग्स, इन सब चीज़ों पर लगाम लगे। सर, आपको नहीं लगता है कि जब से मान सरकार बनी है या कांग्रेस के टाइम पे भी पंजाब में थोड़ा ज़्यादा ही मतलब एक गन कल्चर, वहाँ कहा जाता है गन कल्चर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? निश्चित तौर पर जब आप देखिए नई सरकार आती है, और मैं समझता हूं कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार किसी ऐसे राज्य में बनी है जहां पूर्ण रूप से इनका कंट्रोल है। दिल्ली में इनका पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो प्रशासनिक कंट्रोल नहीं है। प्रशासनिक अनुभव अभी आम आदमी पार्टी को उतना नहीं है। इस चीज़ पर उनको बहुत सोच समझकर काम करने की आवश्यकता है। जज्बाती होकर अगर कोई सरकार काम करेगी तो इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए, अच्छे लोगों को उनके साथ हैं, नो डाउट। इसलिए उनका जो मंत्रिमंडल है, वहाँ का मंत्रिपरिषद है, प्लस उनका संगठन है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन सब लोगों को बैठकर गंभीरता के साथ विचार करके पंजाब के लिए पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, ताकि एक अच्छी सरकार वहाँ वो चला सकें और पंजाब के लोग भय मुक्त अपने आप को महसूस कर सकते हैं। गैंगस्टर का सफाया होना बहुत ज़रूरी है। गैंगस्टर कहीं भी हों, वो समाज के लिए एक दुर्भाग्य होते हैं और ख़तरा बने रहते हैं। ऐसे लोगों को तो तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया ही जाना चाहिए। प्लस वहाँ का जो ड्रग्स का मामला चल रहा है, उस पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। तो इतने टाइम हो गए, अब सरकार, नई नवेली सरकार तो अब नहीं कहेंगे उसे क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मतलब वहाँ पे ये ड्रग्स का मामला हो या गैंगस्टर्स का मामला हो या अपराधियों का मामला हो, चुनावी वक्त में वादे बहुत थे, अब असर क्यों नहीं दिख रहे हैं? निश्चित तौर पर मुझे जो लगता है, व्यक्तिगत तौर पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने जिस दिन से वहाँ सरकार बनाई है, ये लोग वाहवाही लूटने में लग गए और बहुत हल्केपन से जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को पब्लिसाइज किया है इन्होंने, नहीं करना चाहिए था। सरकार में जब आप आ जाते हैं, आपको गंभीर होने की ज़रूरत होती है। किसी भी पॉलिसी पर चिंतन मनन करके, उसके इन एंड आउट्स देख के, उसकी मॉडस ऑपरेंडी तय करके, उसके बाद आपको फैसले लेने चाहिए कि इस चीज़ को हम अगर आगे ला रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलेंगे या ख़राब मिलेंगे, ये सब पहले चिंतन किया जाता है। उसके बाद कोई पॉलिसी पब्लिक के बीच में फ्लोट की जाती है। और इन्होंने क्या है कि केवल अपनी फीट थपथपाने और वाहवाही लूटने के चक्कर में जो इस तरीके के फैसले लिए हैं, निश्चित तौर पर ये बचकाने फैसले कहे जा सकते हैं। ये गंभीर फैसले की श्रेणी में नहीं आते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि बचकाने फैसले उन्होंने लिए हैं, अभी जो उनकी सुरक्षा हटा दी गई है और कई वीआईपी कैंडिडेट्स की भी सुरक्षा हटा दी गई है, तो उनको इस बारे में एक बार फिर से चिंता करनी चाहिए या फिर इस बारे में फिर से एक बार विचार करना चाहिए? निश्चित तौर पर वहाँ पर जो लोग हैं जिनको सुरक्षा मिली हुई थी या जिनको ज़रूरत है वास्तव में आज की तारीख में सुरक्षा की, उन सभी लोगों की सुरक्षा के ऊपर एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए। उनकी सर्वे किया जाना चाहिए। स्थानीय क्षेत्रों में जहां वो रहने वाले हैं या जो उनका कार्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र के थाना प्रभारी से और एलआईयू से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि इनकी जान को कितना खतरा है, किस तरीके का इनका आसपास का एनवायरनमेंट है। उस सब के हिसाब से उस चीज़ को तय किया जाता है। मैं समझता हूं कि वहाँ पुलिस के बड़े सक्षम अधिकारी हैं पंजाब पुलिस में। वो सब लोग सरकार को इस तरीके के अगर सरकार निर्देश जारी करेगी तो वो एक रिपोर्ट बना के सरकार को देंगे। सरकार को उसके बाद उस पर फैसला लेना चाहिए। तभी आप सुरक्षित, जब आपके अन्य नेता सुरक्षित नहीं होंगे, आप बिल्कुल सेफ्टी से हटा देंगे, तो कैसे विपक्षी नेता आपके खिलाफ निकल पाएंगे सड़कों पर? कैसे वो अपने लोगों से मिल पाएंगे जब उनके पास सुरक्षा नहीं होगी? और निश्चित तौर पर पंजाब के अंदर जिस तरीके की गुटबंदी चल रही है, जिस तरीके की वहाँ पर पहले माहौल रहा है, ऑलरेडी वहाँ पर खालिस्तानी फोर्सेज भी जो उनके स्लीपिंग सेल हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत सोच समझ कर और लोगों की सुरक्षा के साथ इस तरीके का खिलवाड़ मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं करना चाहिए। तो सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की बात हो रही है, तो वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति क्या है अभी? कांग्रेस
में आपसी विघटन बहुत चरम पर है। पंजाब में ले लीजिए आप, या पूरे देश के सिनेरियो में आप अगर देखें तो पंजाब के अंदर इस समय दो लीडरशिप हैं। एक लीडरशिप वो है जो पुरानी लीडरशिप है, जो इंदिरा जी के टाइम की और राजीव गांधी जी के टाइम की लीडरशिप है। सेकंड लीडरशिप वो है जो आज के दौर में युवा लीडरशिप कह सकते हैं, जिसको दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप है और वो जनरेशन गैप की फुलफिल नहीं किया जा पा रहा है। इसी कारण कांग्रेस डे बाई डे कमज़ोर होती चली जा रही है। मैं समझता हूं अगर इस गैप को फुलफिल करने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस जैसे उत्तर प्रदेश, अब उनके पास राज्य बचे भी नहीं, अकेला राजस्थान मेन बचा है, बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ बचे हुए हैं, तो ऐसे राज्यों से भी कहीं इनका सफाया ना हो जाए। कांग्रेस को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अपने आप को दोबारा से सारे नेताओं को लेके एक बार बैठना पड़ेगा, और अगर उस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल होने वाली है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि उनके पास अच्छी लीडरशिप है, बहुत लर्नेड लोग हैं कांग्रेस में, पुराने लोग हैं, उनको और जो नई जनरेशन के लोग हैं, दोनों के बीच में ब्रिज बन के कुछ नेताओं को आगे आना चाहिए और तब वो कांग्रेस को कहीं मजबूत कर सकते हैं। और इस देश के अंदर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस जो है अब देश में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद को कांग्रेस का विकल्प बताती है। इससे आप कितना सहमत हैं? एक हद तक आप एक चीज़ देखिए कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं, आप देखें तो पंजाब में अकाली और कांग्रेस ही रहते थे। पंजाब में अगर एक सब्स्टिट्यूट बन के, एक विकल्प बन के उभरी है तो वहाँ कांग्रेस का विकल्प बन के आम आदमी पार्टी आई है आगे, और उसने एक अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी सीट जीती हैं। गुजरात के अभी आने वाले समय में चुनाव हैं, गुजरात में भी स्थिति कांग्रेस वर्सेस भाजपा रहा करती थी, और जिस तरीके से वहाँ के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने परफॉर्म किया, मुझे लगता है कि वहाँ आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा करने वाली है। साथ ही आपके हिमाचल के अंदर भी जो सुगबुगाहट दिख रही है, हम लोग देख रहे हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ जाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो लग रहा है हिमाचल में भी एक स्टेज पर अपनी एक प्रेजेंस आम आदमी पार्टी दिखाएगी। अब वो किस लेवल तक जाएगी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे स्थिति क्लियर होती चली जाएगी। हरियाणा में ऑलरेडी उनका संगठन मजबूत है आम आदमी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं जहां कांग्रेस वर्सेस भाजपा रहा है या कांग्रेस वर्सेस अदर्स रहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक विकल्प बन रही है। और इस चीज़ का सबसे बड़ी चिंता अगर कांग्रेस को होनी चाहिए तो वो यही होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी उतना खतरा नहीं है जितना खतरा वो कांग्रेस के लिए है। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सच में एक विकल्प बनती जा रही है, कांग्रेस की जगह लेती जा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो हुई है अभी, इस पे आगे होने वाले चुनाव में आम आदमी के खाते पे बुरा असर पड़ सकता है? देखिए, ये एक पहली घटना है और इनका पहला ये प्रयोग था प्रशासन को लेकर, सुरक्षा हटाने को लेके, और चूंकि पंजाब की घटना है और चुनाव अभी होने हैं वो आपके गुजरात, हिमाचल, इन राज्यों में होने हैं। गुजरात काफ़ी डिस्टेंस पे है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में भी चुनाव आते आते इस घटना का कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि वो लोग सक्षम हैं, और अभी चूंकि यूथ उनके यहाँ ज़्यादा हैं, युवाओं की अच्छी सरकार है, नॉलेजेबल लोग हैं, तो कुछ हटके करने की क्षमता रखते हैं वो लोग। मैं समझता हूँ कि हो सकता है केजरीवाल जी के नेतृत्व में और भगवंत मान जी के नेतृत्व में वहाँ पर कुछ अच्छे फैसले लिए जाएँ, जिससे कि इस चीज़ को, वो जो गैप बना है उसको फिलअप करके और एक नई इमेज के साथ आगे आ सकें। इस चीज़ की संभावनाओं को नकार नहीं सकते हैं। अभी स्टार्टिंग है, बहुत शुरुआत है। अभी मार्च में चुनाव संपन्न हुए हैं, मई में हम लोग हैं, तो ऑलमोस्ट 2 ही महीने हुए हैं, तो बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है। 5-6 महीने गुजरने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पंजाब की जनता को क्या मिला है या क्या उसने खोया है। लेकिन अभी जो चीज़ चल रही है उसमें जनता उत्साहित है वहाँ की, जैसा हम लोग फील करते हैं। बहुत अपेक्षाएं हैं उनको मान सरकार से, और उस पर कितना खरा उतरती है वो ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। और स्कूलों का वादा किया है उन्होंने, सुरक्षा का वादा किया है, रोजगार का वादा किया है, किसानों के लिए बहुत सारे वादे किए हैं। तो ये सारे वादे, स्कूलों के अच्छे बनाने के लिए, खेल कूद में बहुत कुछ करने का वादा किया है। तो ये सारे मैनिफेस्टो में उन्होंने जो चीज़ें दी हैं उनको कितना फुलफिल कर पाते हैं, कितने टाइम में कर पाते हैं, क्योंकि पंजाब के लोग जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी वो सड़कों पर आने में देर नहीं लगाते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग इस पर एक थोड़े समय के बाद ऑब्जर्व करेंगे और स्थितियाँ स्पष्ट होने लगेंगी। ये तो हो गई पंजाब के बाद, अब हम एक नज़र यूपी पे भी डाल लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार कड़ी मेहनत की। जैसे अखिलेश यादव जी कह रहे थे
कि पिछली बार मोदी की लहर चली थी, मोदी योगी की लहर चली थी, इस बार अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की लहर चलेगी, तो कड़ी मेहनत के बावजूद हाथ हार लगी। तो इसके आपको क्या लगता है सर, कहाँ कमी रह गई होगी? मैं बहुत स्पष्टता के साथ इसमें कहना चाहूँगा कि हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी, जनता के जनादेश में कहीं कोई कमी नहीं थी। हमारा वोट प्रतिशत अगर आप देखें तो 21% से जो हमारा 2017 में हमें वोट मिला था वो 21% था, और 2022 में आते आते ये वोट परसेंट हमारा 35% प्लस गया है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये 14% का जो इजाफा हमारे वोट परसेंटेज में हुआ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़ी लोकप्रियता है, बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है, आप कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया है। अब आपने कहा कि सरकार हम नहीं बना पाए, मैं उसका बहुत स्पष्ट उदाहरण देता हूँ, कारण बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। और मैं समझता हूँ जो लोग इस चीज़ को यूट्यूब पर देखेंगे, मेरे इस वक्तव्य को, सहमत होंगे 100% इस चीज़ से। इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी मशीनरी का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, इन्होंने दिव्यांगजन के वोट और सीनियर सिटीजन के वोट घर घर जाके लिए हैं, बैलेट बॉक्स पर, बैलेट पेपर के ऊपर लिए हैं। निश्चित तौर पर अधिकारीगण वहाँ गए थे, कोई निष्पक्षता नहीं थी, कोई इसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, किसी तरीके की कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, अन्य पार्टियों के कोई पोलिंग एजेंट नहीं थे। आपके अधिकारी वहाँ जाते हैं और एक विधानसभा में औसतन मैं बताना चाहता हूँ 5000 वोट होता है इस तरीके का। अब वो 5000 बहुत मिनिमम मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा आंकड़ा बता रहा हूँ मैं। उस 5000 वोट में से आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की 100 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां 65 वोट, 200 वोट, 150 वोट, 500 वोट, 800 वोट, 1200 वोट, इन वोटों से हार जीत हुई है, वो 100 सीटें हैं। और आज की तारीख में हमारी 125 सीटों की गठबंधन को मिली हैं। यही अगर 100 सीटें हमारे पास और होती तो आज 225 के साथ हम सरकार में होते। छल बल चुनाव जीता है, छल और बल की नीति से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, जनादेश पर तो बिल्कुल नहीं जीती है। और जनादेश का अपमान करने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का रहा है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे आपके मध्य प्रदेश में, किस तरीके से इन्होंने वहाँ सिंधिया जी को तोड़ा और जिस तरीके की तोड़फोड़ की और उस तरीके से सरकार पलटी, वहाँ पर सिमिलरली इन्होंने गोवा में भी वही किया था। तो इस तरीके का इनका आचरण रहा है। इसको अगर ये चाणक्य नीति कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनकी सोच केवल सत्ता तक सीमित है। जनता की समस्याओं से, बुनियादी समस्याओं से, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी जो है वो काफ़ी अड़ गई है बीजेपी को हटाने के लिए, और वो काफ़ी पार्टियों से गठबंधन भी करना चाहती है 2024 के लिए। तो समाजवादी पार्टी कितना साथ देगी ममता का? देखिए, बड़ी लीडरशिप में ममता जी एक बड़ा चेहरा हैं और इस देश में नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर है। निश्चित तौर पर अगर कोई गैर कांग्रेसी नेतृत्व का कोई गठबंधन बनता है केंद्र में, तो मैं समझता हूं कि वो हेडेड बाई और लीडेड बाई ममता बनर्जी जी के द्वारा ही होगा। वो बड़ी सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं और बहुत अनुभवी हैं, लगातार लंबे समय से मुख्यमंत्री रही हैं बंगाल की। और आज की तारीख में जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, सादा जीवन उच्च विचार की अवधारणा के साथ वो चलती हैं, तो जो लोग उनके विषय में जानते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो सांप्रदायिक जहर घोलने में कसर रखती नहीं है। और आज की तारीख में आप अगर देख लीजिए कि जिस तरीके से दीदी और इस तरीके के नारे इन्होंने बंगाल में दिए थे, बावजूद उसके ममता जी की पार्टी टीएमसी ने बढ़िया बहुमत हासिल किया और आज वहाँ सरकार में है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में सभी गैर भाजपाई दल दम भर रहे हैं और सभी एक साथ आएंगे ही आएंगे, ये वक्त की मांग है। सब जब एक साथ आएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, जुमले देते हैं, ज़मीनी धरातल पर काम नहीं करते हैं, जनता भी यही चाहती है। तो जनता इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प बना चुकी है और निश्चित तौर पर उखाड़ कर फेंकेंगे। सर, सभी गैर बीजेपी दल की जब आप बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी जी जो है वो कांग्रेस को साथ लेती नहीं दिख रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, कांग्रेस को साथ लेने। कांग्रेस के बिना क्या थर्ड पार्टी फ्रंट बन सकती है? क्यों नहीं बन सकता, पहले भी बना है।
पहले भी बना, आप देखते हैं जब जनता दल हेडेड बाय HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे तो तब भी बना है। ऐसा नहीं है कि इतिहास दोहराया नहीं जा सकता है। कांग्रेस की आज की तारीख में अपनी स्थिति ये है कि उनके पास अपनी ही लीडरशिप नहीं है, तो कांग्रेस पहले ये अपने यहाँ तय कर ले कि उनका PM कैंडिडेट कौन होगा, फिर वो गठबंधन के साथ आए। अच्छा, गठबंधन के साथ वो आ नहीं पाते, उनके यहाँ कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, राहुल जी हर जगह कोऑर्डिनेट करेंगे या कोई और नेता कोऑर्डिनेट करेगा, वही अभी क्लियर नहीं है। तो कांग्रेस जो है वो अपनी आंतरिक समस्या, उसका अपना जो अंदर का स्केलेटन है, ढांचा है, वो ढांचा चरमरा गया है। पहले उसको उनको मजबूत करना पड़ेगा, उसमें उनको काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को भी इस पर चिंतन करना चाहिए और एक बार ममता जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए, या जो गठबंधन तय करे उस लीडरशिप के साथ खड़े होकर आगे आना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर एक अच्छी सरकार मिल सके, जनता की सरकार जनता के बीच में मिल सके। इस तरीके की सरकार ना मिले जो केवल दूर से देखती है, भाषण देती है, जुमले देती है, आप नोटबंदी करते हैं, गरीबों को लाइन में लगा देते हैं, गरीब मरते हैं, बावजूद उसके आज की तारीख में आपके RBI की जिस तरीके की रिपोर्टें आती हैं कि सब नकली नोट प्रचलन में आ गए, तो आपका ये प्रयोग बहुत पूरी तरीके से असफल रहा है। रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, गन्ना किसानों की समस्या आप हल नहीं कर पा रहे हैं, किसान बिल आप लेके आते हैं वो आपको रोल बैक करने पड़ते हैं, तो आप सफल कहाँ पर हैं? मोदी जी बता दें 8 साल के कार्यकाल में कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है इस देश के अंदर जिसको लेके हम लोग सब वाहवाही करने लगे। इस देश के जनता सड़कों पर आके कहे कि हाँ जी मोदी जी बहुत बढ़िया किया आपने केवल एक काम अच्छा किया, भाषण दिए, झूठ बोला है, इसके अलावा आपने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। तो ये थे नवीन जी की राय। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही आगे अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार, मैं मुस्कान।